ओके, सो सेबी जो कि हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसकी आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है जिसमें इन्होंने एक बेटा वर्जन इंट्रोड्यूस किया है। बेटा वर्जन बेसिकली होता है ट्रायल वर्जन। क्या होता है? ट्रायल। कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स में इसको ट्राई किया जाता है पब्लिक के अंदर। और ये T+0 सेटलमेंट है, यानी कि सेम डे सेटलमेंट भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेम डे सेटलमेंट और T+0 सेटलमेंट। टी होता है ट्रेड डे। क्या होता है? टी TRADE जिस दिन ट्रेड किया जाता है उसको हम बोलते हैं टी। और जीरो होता है कोई भी नेक्स्ट दिन नहीं, यानी कि सेम डे। तो T+0 की आपको जो सेटलमेंट है वो सेम डे करनी पड़ेगी। अब इस न्यूज को डिटेल में देखते हैं आगे जाके। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू आर परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे सेबी न्यूज। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। क्या है? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। सो ये हम फिनिश करेंगे पूरा अप्रैल कंप्लीट मंथ का। ठीक है, कंप्लीट अप्रैल मंथ का इसमें रहेगा सेबी का न्यूज, एज वेल एज मई फर्स्ट एंड सेकंड वीक का भी इसमें सेबी का न्यूज रहेगा। तो लगभग हमारा 6 वीक्स का सेबी का न्यूज रहेगा इस सेशन में। आपको ध्यान से समझना है और समझने के बाद इसकी नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिल जाएगी। तो खुद के नोट्स मत बनाना, ठीक है? खुद के नोट्स मत बनाना, यहाँ टाइम खराब नहीं करना। ऑलरेडी नोट्स बना के प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आपको डायरेक्टली उनका प्रिंट आउट निकालना है और याद करना शुरू करना है। अप्रैल मंथ का कंप्लीट, अप्रैल मंथ का कंप्लीट नोट्स पीडीएफ जो कि अराउंड 55 पेजेस का है। इसमें हमारा पूरा अप्रैल फिनिश हो चुका है। जो कि नोट्स पीडीएफ है हमारी, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के याद करना शुरू करो और कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करना है, इतना ध्यान रखना। सो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @right approach_banking, ये हमारा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। और @right approach_YouTube, इसको भी सर्च करके ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स पीडीएफ वीकली मंथली हर एक लेक्चर की पीपीटी सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी अपडेट्स मिल जाएगी। बस आप अफर्ट करो और अपना टाइम सेव करो और उस सेव टाइम में अपने अलग सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ। बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। अब आते हैं न्यूज पे। सो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, जो कि हमारा स्टॉक मार्केट वगैरह होता है ना, उसको रेगुलेट करता है। इन्होंने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है और वो फ्रेमवर्क बेसिकली एक बेटा वर्जन है। बेटा वर्जन क्या होता है? एक ट्रायल वर्जन कहते हैं हम, ट्रायल वर्जन कहते हैं। एक ट्रायल के तौर पे उसको किया जाता है, बेटा वर्जन वो कहते हैं उसको हम। और ये T+0 होता है, T+0 सेटलमेंट है इस फ्रेमवर्क में। T+0 क्या होता है? टी यानी कि होता है ट्रेड डे, जिस दिन आप ट्रेड करते हो वो दिन होता है। और जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसी दिन आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं सेम डे सेटलमेंट। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो अभी सेबी ने हाल फिलहाल में एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है बेटा वर्जन का, वो कितने T+डेज के लिए रहेगा? तो वो T+0 डेज के लिए रहेगा, जिसको हम सेम डे सेटलमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं पूरी न्यूज डिटेल में। तो उससे पहले आप ये समझो कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि सेबी हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है।
अब कैपिटल मार्केट होता क्या है, पहले दो तीन फंडा को समझ लो, उसके बाद हम न्यूज पे जाएंगे डिटेल में। तो कैपिटल मार्केट्स वो फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, जैसे मान लो आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट गए। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मान लो आपकी वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग वेंडर्स बैठे हुए हैं, ये सारे यहाँ पर वेंडर्स बैठे हैं कंप्लीट। अब ये क्या है, ये एक वेजिटेबल मार्केट है, और यहाँ पर ये जो वेंडर्स बैठे हैं ना, दुकानदार बैठे हैं, सब्जी वाले बैठे हैं, ये आपके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, स्टॉक एक्सचेंज। तो कैपिटल मार्केट जो हमारी होती है, जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, उसके अंदर जो फंक्शंस करवाती है, जो कंपनीज को एक साथ लेके आती है और बायर्स सेलर्स ब्रोकर सबको लेके आती है, वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होता है, जो कि स्टॉक मार्केट का पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट वो फाइनेंशियल मार्केट होती है जो बायर्स और सेलर्स को साथ में लेके आती है, जो कि ट्रेड करते हैं स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, करेंसीज वगैरह का। इतना सा है और कुछ नहीं है। यानी कि जो बायर्स और सेलर्स स्टॉक्स बॉन्ड्स का ट्रेड करे एक फाइनेंशियल मार्केट में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट आता है और बॉन्ड मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है और बॉन्ड मार्केट क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे अगली स्लाइड के अंदर। ये जो कैपिटल मार्केट है, ये कंपनीज की हेल्प करता है उनको ग्रो करने में, एज वेल एज उनका जो कैपिटल है उसको जनरेट करने में। अलग अलग लोगों से वो फंड जनरेट करते हैं और वो अमाउंट को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पे लगाते हैं, उसको इंक्रीज करने में लगाते हैं। और हम जैसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके और अपने फ्यूचर में अच्छे रिटर्न ले सके। लेकिन वो रिस्की भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इसका जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो वो डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएशन कितनी है, कितनी डिमांड है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो जरूरी बातें हैं बस वो समझनी है आपको। अब आओ इधर, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक वो मार्केट प्लेस है, जैसे कि मैंने बताया था, एक वेजिटेबल मार्केट जो आपकी होती है, जहां पर बायर्स और सेलर्स आते हैं और ट्रेड करते हैं स्टॉक्स वगैरह का। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शेयर्स को बाय और सेल करते हैं अलग अलग कंपनियों के अंदर। और साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के अंदर, उसको ग्रो करवाने में। अब कोई कंपनी है एबीसी, अगर वो कंपनी फंड उठाना चाहती है पब्लिक से, तो वो क्या करेगी, मान लो वो 1000 शेयर्स मार्केट में रिलीज कर देगी एक प्राइस पे, यानी कि एक शेयर की कीमत आपकी 700 रुपए है। अब अगर अब अगर 1000 शेयर्स वो परचेज करेंगे लोग, तो 700 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो गया आपका, 1/100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 1/100,000 लाख, तो 7 लाख आपके यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। तो एक तरीके से कंपनियों के पास एक स्कोप रहता है कि वो लोगों से पैसा उठा सके। और वो जो लोग जो शेयर खरीद रहे हैं, एक तरीके से वो एक कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं ना। एक काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि सर स्टॉक क्या होता है और शेयर क्या होता है। देखो, कोई एक कंपनी होती है ना, जैसे एबीसी कंपनी है, तो मैं इस कंपनी के स्टॉक खरीदूंगा और उस स्टॉक में जितने शेयर्स मैं खरीदूंगा वो अलग चीज होती है। अगर मान लो एक लड़का है जिसका नाम है रामू, तो रामू ने एबीसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, तो रामू ये नहीं बोल सकता कि मैंने उस कंपनी के 100 स्टॉक खरीदे। स्टॉक हमेशा आप एक कंपनी का ही खरीदते हो। अगर आप अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो आपने उन कंपनियों के स्टॉक खरीदे। जैसे अगर आपने 5 कंपनियों के कितने भी शेयर्स खरीदे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास 5 कंपनियों के स्टॉक है, राइट। यानी कि एक स्टॉक में कितने शेयर है वो अलग अलग चीज होती है, वो डिफाइन नहीं होता। किसी के पास 5 शेयर होंगे, किसी के पास 500, किसी के पास 5000, 50,000। तो ये डिफरेंस रहता है। एक कंपनी के शेयर खरीदना एक स्टॉक कहलाता है, और 5 कंपनियों में अलग अलग शेयर खरीदना वो 5 स्टॉक कहलाता है। बस इतना सा फंडा है,
ये समझना है आपको। अब उससे पहले ये समझो आप, उसके बाद फिर हम न्यूज शुरू करते हैं। स्टॉक्स क्या होता है और बॉन्ड्स क्या होता है, जो कि हमने अभी देखा था, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। तो स्टॉक बेसिकली इक्विटी होती है। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहां पर जो जजेस होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको आपकी कंपनी का हमको आपकी कंपनी का 1% इक्विटी चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, सपोज 15 लाख पे। तो वो जो 1% इक्विटी है ना, वो ओनरशिप होती है, यानी कि आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन चुके हैं। अब जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट का 1% आपके पॉकेट में आएगा। बॉन्ड्स बेसिकली वो होते हैं कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह पे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अमाउंट देते हो, और उस अमाउंट के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो बॉन्ड्स कहलाते हैं हमारे। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, राइट। तो ये एक तरह से एक प्रॉमिस होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है, जो कि प्रॉमिस करता है टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। जितना अमाउंट आपने दिया है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। स्टॉक्स बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट्स इशू करती है, और बॉन्ड्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे अलग अलग, जैसे LIC, SBI, ये सब जो होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, और कंपनियां ये भी बॉन्ड्स इशू कर सकती है। स्टॉक्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं उस कंपनी के। अब मेरे पास किसी एक जैसे मान लो टाटा कंपनी है, मेरे पास उस टाटा कंपनी के 1000 शेयर है, तो मैं उस 1000 शेयर का मालिक हूँ। तो जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जब वो डिविडेंड के फॉर्म में जनरेट किया जाएगा, बांटा जाएगा, तो उस 100 शेयर का या जो वो 1000 शेयर होंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा, उसका जो प्राइस होगा, वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उनका ओनर हूं। लेकिन बॉन्ड्स में ओनरशिप नहीं होती। आप एक लेंडर होते हो, यानी कि आपने उधार दिया होता है, लेंडर होते हो आप, और आपको उसके बदले एक अमाउंट, एक इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि आपका कोई FD या फिर RD है, फिक्स डिपॉजिट आपका किसी बैंक में है। आपने 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किया। अब उस 5 लाख रुपए वो आपने डिपॉजिट किए हैं, एक तरह से आपने लैंड कर दिए, बैंक को दे दिए। अब वो बैंक आपको कुछ पर्टिकुलर साल के बाद एक इंटरेस्ट देता है रिटर्न के अंदर। तो वो एक तरह से बॉन्ड का एग्जाम्पल है, राइट। और जो भी प्रॉफिट अर्न होता है कंपनीज में, वो डिविडेंड के तौर पे बांटा जाता है। डिविडेंड्स, स्टॉक में डिविडेंड्स होता है, याद रखना। और जो बॉन्ड्स में जो भी इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट होती है, वो कूपन पेमेंट के तौर पे बांटा जाता है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है किसके तौर पे बांटा जाता है, बट आपको ये समझना है कि स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में फर्क क्या होता है। स्टॉक मार्केट रिस्की रहती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन रहती है इसमें, कंपनी के प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे, शेयर्स के कुछ नहीं रहता। लेकिन बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क ऐसे रहता है, अगर मान लो आपने फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट ले लिया, जहां पर जो प्राइस है वो स्थिर नहीं है। अब वो कभी इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। अगर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा। अगर इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो एक तरह से वो रहता है। बस इतना आपको समझना है। अब आते हैं न्यूज पे, जो हमने शुरू की थी। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट मैंने आपको बता दिया है, जहां पर बायर्स और सेलर्स आते हैं, ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, करेंसीज वगैरह में, जो कि एक फाइनेंशियल मार्केट रहती है। तो सेबी ने एक बेटा वर्जन लॉन्च किया है, जो कि T+0 यानी कि सेम डे सेटलमेंट है। याद रखना, भूलना मत, T+0 है। और ये एक तरह से ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग में है अभी भी फिलहाल, वो T+1 है। क्या है? T+1। अभी T+1 क्या होता है, यहाँ देखो इमेज में। जैसे मान लो कि आपने मंडे को ट्रेड किया, तो जो मंडे है ये आपका है ट्रेड डे। क्या है? ट्रेड डे या फिर ट्रेड डेट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को एक दिन ज्यादा हो गया, तो T+1 हो गया, क्योंकि जो 1 है वो क्या है? ट्यूसडे है, नेक्स्ट डे है। तो ये होता है ट्रेड डेट +1 बिजनेस डे। तो उस डेट में आपकी सेटलमेंट होती है। समझ आया? अब यहां पर कोई भी T+0 में कोई भी अगला बिजनेस डे नहीं है, यानी कि सेम डे सेटलमेंट का आप ऑप्शन ले सकते हो। अगर वो ऑप्शन आप नहीं लेते सेम डे सेटलमेंट का, तो आपको T+1 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर आपने वेडनेसडे को ट्रेड किया है, तो
बिजनेस डे को, थर्सडे को आपको वो अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाएगा, राइट। और ये जो प्रोविजन है ये कब से अप्लाई होगा, ये हो चुका है 28 मार्च 2024 से अप्लाई हो चुका है, राइट। बस इतना था इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं था। तो सेबी ने, हाँ, और साथ ही साथ ये जो आप इसमें ट्रेड वगैरह करोगे इसका एनालिसिस भी करेगा सेबी टाइम टू टाइम, 3 महीने में करेगा और 6 महीने में करेगा। तो ये दोनों याद रखना, 3 और 6 महीने में आपके जो ट्रेड वगैरह होंगे इसका एनालिसिस भी सेबी करता रहेगा टाइम टू टाइम, हर 3 महीने में, 6 महीने में। बेटा वर्जन जो इंट्रोड्यूस किया गया है T+0 सेटलमेंट का, ये 25 स्क्रिप्ट्स के लिए लॉन्च किया है। स्क्रिप्ट्स याद रखना, 25 कितनी, 25 स्क्रिप्ट्स। क्या होता है, कोई भी सब्सटीट्यूट होता है सर्टिफिकेशन का, जो कि ये एंटाइटल करता है, निर्धारित करता है कि जो बेरर है वो कुछ अमाउंट रिसीव करेगा फ्यूचर में, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जैसे कि आप मान लो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि इस डेट में इतना अमाउंट आपको इतने इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। तो वो एक तरह से सर्टिफिकेशन होता है, बट कैपिटल मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक अलग से न्यूज है, ये मैंने इसमें डाल दी। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जो कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, एक BSE है और एक NSE है। तो NSE ने ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि कैश इक्विटी में होंगे या होते हैं, उसमें रिडक्शन किया है। कितना, 1% का, 1 अप्रैल 2024 से। कैश इक्विटी वो होते हैं, कोई भी इक्विटी जिसका आप जब चाहो उसको कैश में कन्वर्ट करवा सको, वो होता है हमारा कैश इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, ओनरशिप होती है, आपको मैंने बताया था, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है कि NSE ने कैश इक्विटी का ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस में रिडक्शन किया है 1% से। कितने से, 1% से। और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2024 से। RRB PO वगैरह में आने के चांसेस है इसके क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सेबी ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है, स्कोर्स 2.0। स्कोर्स 2.0 इन्वेस्टर कंप्लेंट रेजोल्यूशन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टर हुए, राइट। और आपकी जो कंप्लेंट होगी उसको रिजोल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन वगैरह होता है जो कंप्लेंट रिजोल्व करता है, जिसका टाइम 30 डेज का रहता है। तो ऐसे ही जो सेबी का स्कोर्स है 2.0, इसका जो रेजोल्यूशन टाइम है कंप्लेंट का वो 21 डेज है। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स की फुल फॉर्म रट लो अच्छे से, एग्जाम में पूछ सकता है। S से है सेबी, CO से है कंप्लेंट, सेबी कंप्लेंट्स, RE से है रिड्रेसल और S से है सिस्टम। तो सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑनलाइन। तो ये आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म है इसकी, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, राइट। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो ब्रिक वर्ग रेटिंग पे सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि वो अपना बिजनेस और अपने नए क्लाइंट्स को जोड़ नहीं सकता अपने साथ, लेकिन मार्च 2024 में वो रिस्ट्रिक्शन सेबी ने हटा दी और अलाउ कर दिया गया है ब्रिक वर्क रेटिंग को कि वो अपना बिजनेस रिज्यूम कर सकता है और नए कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकता है, यानी कि अपने साथ जोड़ सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि सेबी ने ब्रिक वर्ग रेटिंग को अलाउ कर दिया गया है बिजनेस रिज्यूम करने के लिए। सेबी को एक सर्टिफिकेशन मिला है और वो सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और इसका पूरा जो नाम है वो है 270012022। अभी सर्टिफिकेशन है क्या, क्यों दिया है, इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे, फिर आपको समझ में आएगा न्यूज क्या है। तो सेबी ने रिसीव किया है, यानी कि सेबी को एक सर्टिफिकेशन दिया गया है, और वो सर्टिफिकेशन किसने दिया है, ISO। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर IEC, ये भी बोल सकते हो आप, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो या तो ISO या फिर IEC, कुछ भी आ सकता है, दोनों ठीक है। और इसका नाम है सर्टिफिकेशन का 270012022, 27001
2022, ये याद रखना, भूलना मत। 4-5 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे देगा, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सर्टिफिकेशन दिया था और ये सर्टिफिकेशन किसके लिए दिया था। तो सेबी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने का जो तरीका है उसे इंप्रेस होके दिया था, और सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल जो सेबी करता है उसके लिए दिया था, और जो नेटवर्क ऑपरेशन को कंट्रोल करता है सेबी उसके लिए दिया था। तो ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, SOC यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल, और NOC नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल, ये तीनों याद रखना। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? सुंग हवान चो, ये इनके प्रेसिडेंट है। कितने प्यारे लग रहे हैं देखो फोटो में, तो इनके फोटो से इनको याद रख लो। सुंग हवान चो, ये इनके प्रेसिडेंट है ISO के। हेडक्वार्टर कहां पर है ISO का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, राइट। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, माढाबी पुरी बुच मैम जो है वो इनकी चेयरमैन है, माढाबी पुरी बुच। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। सेबी को 1988 में स्टैब्लिश कर दिया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन 1992 में लगभग 4 साल बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सेबी को एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1992 बताना है। अगर पूछता है कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इनिशियली में, तो 1988 आपको बताना है। अब अगली न्यूज पे आते हैं। देखो ESG रेटिंग प्रोवाइडर, ये काफी न्यूज में चल रहा है आजकल। ESG रेटिंग्स प्रोवाइडर, जिसको हम ERP बोलते हैं, इसको ध्यान से याद कर लो। ERP यानी कि ESG, E से, R से रेटिंग्स और P से प्रोवाइडर, तो ESG रेटिंग प्रोवाइडर। तो क्राइसिल जो कंपनी है हमारी, उसकी सब्सिडरी है। तो क्राइसिल ESG रेटिंग्स को कैटेगरी 1 के लिए अप्रूवल दी है, कैटेगरी 1 ESG रेटिंग का लाइसेंस दिया है सेबी ने। अब ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो कैटेगरी होती है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। ESG रेटिंग्स में दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी 1 होती है और दूसरी कैटेगरी 2 होती है, राइट। कैटेगरी 1 में आपको मिनिमम 5 साल के लिए फंक्शंस करने पड़ते हैं, 5 इयर्स के लिए। लेकिन कैटेगरी 2 में कोई फंक्शंस की आवश्यकता नहीं है, कोई भी लाइसेंस ले सकता है। आपको 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और 10 लाख रुपए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे हमेशा। लेकिन कैटेगरी 1 के अंदर 10 करोड़ आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और 5 साल की आपकी बिजनेस फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, और 5 करोड़ आपको हमेशा मेंटेन करना है। ये आगे मैंने डिटेल में लिख रखा है, इसको लिखना मत, आपको मिल जाएगा, फिक्र मत करो। तो क्राइसिल रेटिंग जो है, इनके MD कौन है? गुरप्रीत चटवाल है। अब देखो, क्राइसिल रेटिंग अलग है, और क्राइसिल जो पेरेंटल कंपनी है, S&P ग्लोबल कंपनी जो है, उसकी जो कंपनी है क्राइसिल, उसका जो MD है वो अमीश मेहता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्राइसिल के MD कौन है, तो अमीश मेहता आपको बताना है। और अगर क्राइसिल रेटिंग के MD पूछे तो गुरप्रीत चटवाल आपको बताना है। और क्राइसिल जो है उसके चेयरमैन कौन है? येन ली पैलेक, ये इनके चेयरमैन, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, इनको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। स्टिल कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम में मेरे से पूछ लेना। अगली न्यूज पे आते हैं। सेबी ने अप्रूवल दी है ग्रो म्यूचुअल फंड को। किसको? ग्रो म्यूचुअल फंड को, टू इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। देखो साइक्लिकल क्या होती है? जब कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस पे रहता है तो वो साइक्लिकल रहता है। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाए हमारे इंडिया की या किसी भी कंट्री की, उसके चलते इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी आए, उसका इम्पैक्ट जब पड़ता है कंज्यूमर इंडेक्स फंड पे, उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल। लेकिन नॉन साइक्लिकल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस चीज का, तो वो कुछ भी आए, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लान है, जो भी उसमें प्रॉमिस किया गया है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद।
तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो याद रखना ग्रो, GROWW, ग्रो म्यूचुअल फंड ने। और इस नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के अंदर 30 स्टॉक्स जो कि लार्जेस्ट कंपनी के थे उनको चूज किया गया है, यानी कि 30 लार्जेस्ट कंपनी को चूज किया गया है इस नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड में। जैसे BSE का है ना सेंसेक्स 30, एक तरीके से उसी टाइप का है ये। जैसे BSE में जो टॉप लार्जेस्ट कंपनीज होती है 30 कंपनीज, वो आती है हमेशा, उसको रखा जाता है सेंसेक्स में। ऐसे ही निफ्टी के अंदर जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है उसको रखा जाता है। ये सॉरी सेंसेक्स नहीं है, बेसिकली बेस्ट 30 करके कंपनी होती है BSE की, वो है ये, तो कंफ्यूज मत होना। और अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो सेबी ने मैंडेटरी किया है कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होंगे, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होंगे वो अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम सबमिट करेंगे 30 सितंबर को और 31 मार्च को हर एक साल की। अब एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन दे देगा डेट्स के, तो आपको डेट्स याद होनी चाहिए। 30 सितंबर है और 31 मार्च है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का काम करते हैं, एज अ ब्रोकर्स का काम करते हैं, और उनको हाफ ईयरली पीरियड्स पे, ये भी याद रखना कब कब हाफ ईयरली हो सकता है एग्जाम में, तो हाफ ईयरली पे सेबी ने मैंडेटरी किया है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो अभी हमने पढ़ा था क्राइसिल ESG रेटिंग्स के बारे में। सेबी ने केयर ESG रेटिंग्स को भी अप्रूवल दी है एज अ कैटेगरी 1 ESG रेटिंग प्रोवाइडर। ESG की फुल फॉर्म लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी थी RRB PO में, तो याद रखना ई से है एनवायरमेंटल। क्या है? एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटली, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे 4 से 5 एग्जाम में। आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ऐसा ऑप्शन था। एनवायरमेंटली, सोशली एंड गवर्नेंस ये ऑप्शन था। एनवायरमेंटल, सोशली एंड गवर्नमेंट ये ऑप्शन था। तो आपको पता होना चाहिए ESG की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। और ये जो अप्रूवल दी जा रही है ESG रेटिंग्स की, जो कि अभी क्राइसिल को भी दी थी और अब केयर को दी जा रही है, तो ये सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999 के तहत दी जा रही है। ये याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कौन से एक्ट के तहत ये अप्रूवल दी जा रही है। साथ ही साथ में सेबी ने अप्रूवल दी है इकरा कंपनी का प्रगति डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, PDCSL, प्रगति डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि इकरा का है। किसका है? इकरा का है, याद रखना, क्राइसिल का नहीं है, केयर का नहीं है, ये इकरा का है, ICRA। ये भी ESG रेटिंग प्रोवाइडर का काम करेगा, यानी कि ERP का काम करेगा, और इसको भी कैटेगरी 1 का लाइसेंस दिया है। सेबी ने मैंडेटरी किया है कि कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व रहेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा APMI के साथ। अब ये APMI क्या है और PMS क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, देखते हैं न्यूज में। तो सेबी ने मैंडेटरी किया है कि कोई भी पर्सन, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, या एंटिटी जो इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन में किस चीज के लिए, PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, उनको अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया के साथ। किसके साथ? एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया के साथ, ताकि वो बिजनेस को आसानी से कर सके। और ये अप्लाई होगा 1 जनवरी 2025 से। अगर 1 जनवरी 2025 तक किसी भी पर्सन और एंटिटी जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का काम करती है, अगर उसने
रजिस्ट्रेशन नहीं किया एपीएमआई के साथ तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और जो क्राइटेरिया की डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन के लिए वो एपीएमआई रिलीज कर देगा 1 जुलाई 2024 तक। तो दोनों को याद रखना कि 1 जुलाई 2024 तक क्राइटेरिया की जो डिटेल्स है वो सेंड कर देगा, इशू कर देगा एपीएमआई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। पीएमएस क्या होता है अब ये सुन लो, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। देखो कोई भी एक्सपीरियंस्ड पोर्टफोलियो मैनेजर जब होता है, जब वो आपके स्टॉक को मैनेज करता है, या जो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो होता है जिसको हम बोलते हैं अलग से, जो कि आपका अलग से एक डीमेट अकाउंट होता है अलग सेपरेट। लेकिन पीएमएस बहुत कॉस्टली होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक मिनिमम अमाउंट के अंदर कई सारे लोग आते हैं और वो अमाउंट को इकट्ठा करके जो एंटिटीज होती है, जो कंपनीज होती है, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। तो वहां पर रिस्क भी रहता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहती है प्राइसेस की। लेकिन पीएमएस जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये अमाउंट याद रखना, मिनिमम 50 लाख आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, उसके लिए सबसे पहली बात तो मिनिमम अमाउंट आपका 50 लाख रुपए चाहिए। सेकंड चीज, जो भी आपका ये स्टॉक होता है, जो कि आपका स्टॉक पोर्टफोलियो होता है, वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स मैनेज करते हैं, आपको मैनेज नहीं करना। आपके बदले की हेडेक वो लेते हैं। कुछ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं कुछ एक अमाउंट के ऊपर, कि अगर आपको इतना प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर हम आपसे इतना इतना चार्ज करेंगे इंटरेस्ट रेट। वो अलग चीज है, अलग सिस्टम है, आपको उतना डीप नहीं जाना। बस ये समझना है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए, और ये प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल तरीके से कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो ESG रिसर्च को भी सेबी ने अप्रूवल दी है ESG रेटिंग प्रोवाइडर के लिए। अब न्यूज पे आते हैं डिटेल में। तो सेबी ने अप्रूव किया है ESG रिसर्च कंपनी को, और लाइसेंस दिया है कैटेगरी 2 का ESG रेटिंग प्रोवाइडर का, ERP का। ESG क्या होता है? एनवायरमेंटल, S से सोशल, G से गवर्नेंस। तो कंफ्यूज मत होना, याद रखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल, S से होगा सोशल, और G से क्या होगा हमारा? गवर्नेंस। गवर्नेंस, ठीक है। तो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब देखो सेबी ने 2 कैटेगरी बनाई है ESG रेटिंग के लिए, ये भी याद रखो। 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 की जो सब्सिडरीज होगी कंपनीज की, वो उनको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 5 साल का। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। तो किसी भी कैटेगरी 1 ESG रेटिंग प्रोवाइडर को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ में इसके जो प्रोमोटर्स होंगे, या तो वो सेबी के अंतर्गत या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, जो कि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, जिसके चेयरमैन देवाशीष पांडा जी है, या तो उसके अंतर्गत, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनके चेयरमैन कौन है? दीपक मोहंती जी है। दीपक मोहंती। इन तीनों में जो उसके प्रोमोटर्स हैं, वो इन तीनों के द्वारा रेगुलेट होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। या फिर अगर इन तीनों के द्वारा रेगुलेट नहीं होते तो वो फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंट कंट्री से अलाइन होने चाहिए। सो ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स फ्रॉम अ फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंट कंट्री। ये अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, इसके अलावा अगर आपके पास 5वां ऑप्शन आता है तो वो गलत हो जाएगा, याद रखना। तो सेबी, IRDAI, PFRDA और फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंट कंट्री, इसके अंतर्गत प्रोमोटर्स रेगुलेट होने चाहिए। साथ ही साथ तीसरी कंडीशन कैटेगरी 1 की,
जो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए वो 10 करोड़ की होनी चाहिए अगर आपको कैटेगरी 1 का लाइसेंस चाहिए ESG रेटिंग प्रोवाइडर का, और साथ ही साथ आपको 5 करोड़ हमेशा मेंटेन करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो कैटेगरी 1 में 10 करोड़ नेटवर्थ होने चाहिए, 5 करोड़ हमेशा मेंटेन करने चाहिए। और कैटेगरी 2 में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे भैया टू रजिस्टर योर सेल्फ विद सेबी, और 10 लाख रुपए हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे। तो 20 लाख फॉर द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और 10 लाख हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे। तो 10 करोड़, 5 करोड़ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में 20 लाख और 10 लाख, उनको याद रखना। अब आते हैं अगली न्यूज में। तो सेबी ने कुछ अमेंडमेंट की है, किसमें? सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996। अभी जो हमने ESG रेटिंग प्रोवाइडर की बात की है वो सेबी का कौन सा एक्ट था? हमारा 1999 था, ठीक है, याद रखना। सेबी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइडर्स अमेंडमेंट 1999। अब सेबी ने जो नई अमेंडमेंट की है सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 में, इसमें इसने मैंडेटरी किया है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है AMCs जो है वो एक अलग से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएगी जो कि कंट्रोल करेगी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि इनको याद रखना, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग। तो एग्जाम में आपको 2 ऑप्शन दे देगा या 5 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि किस 2 में सेबी ने ये मैंडेटरी किया है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। तो इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग के लिए सेबी ने ये मैंडेटरी किया है मैकेनिज्म। फ्रंट रनिंग क्या होती है? जब आप नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक में आई नहीं है ट्रेड के बारे में, वो जब आपके पास होती है और उसका आप नाजायज फायदा उठाते हैं, फायदा मतलब अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या दूसरे कंपनी और लोगों को बताने के लिए, वो इलीगल प्रैक्टिस माना जाता है। तो जब तक इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल ना हो जाए वो लीगल नहीं होती। तो वो होता है फ्रंट रनिंग, यानी कि सबसे आगे भागते रहना। बस अब इस न्यूज में आते हैं हम अगली न्यूज पे। तो सेबी ने अलाउ किया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे गिफ्ट सिटी गुजरात में स्पेसिफिकली, यानी कि जो गिफ्ट सिटी गुजरात जो कि IFSC में है, गांधीनगर में, वहां पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है अब वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस से अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले ये जो अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी ना, ये पहले 50% की थी। कितनी थी? 50% की थी। और ये NRIs नॉन रेसिडेंट इंडियंस और OCIs ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया दोनों के लिए थी, कि दोनों ही 50% तक अलाउ थे कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के तौर पे। अब अगर NRIs और OCIs को इन्वेस्ट करना होगा 100% तक, तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, ये याद रखना। इन केस उनके पास पैन कार्ड नहीं होता तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, वो एक डिक्लेरेशन देंगे और उस डिक्लेरेशन के तहत उनको पैन कार्ड की जो कॉपीज होगी या जो पैन कार्ड होगा वो सबमिट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर। बस इतना आपको याद रखना है कि 100% कंट्रीब्यूशन लिमिट के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। सेबी अप्रैल 1988 में इनिशियली इस्टेब्लिश कर दिया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन जैन 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे कंस्टिट्यूट कर दिया गया था, इस्टेब्लिश कर दिया गया था। यानी कि अब ये जो भी फंक्शंस लॉ के अंतर्गत आते हैं उसमें काम करेगा। सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क रिलीज किया है, ये हमारी आखिरी न्यूज है आज की। इस फ्रेमवर्क में जो स्टॉक एक्सचेंज होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइजरी बोर्ड की तरह काम करेंगे। किसके लिए? रिसर्च एनालिस्ट के लिए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए, 2 कैटेगरी के लिए। इस न्यूज को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये न्यूज बहुत आसान है, ध्यान से सुनो।
जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होंगे, जैसे हमारे इंडिया में जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एनएससी है, ठीक है। अब ऐसे स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, उनको मतलब उनका जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होगी, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होगी, उसका सुपरविजन वगैरह करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन करना अब सेबी का काम नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज करेंगे। किसके लिए? एक तो रिसर्च एनालिस्ट के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए। इन दोनों का काम अब स्टॉक एक्सचेंज करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज विल बी रिकॉग्नाइज्ड या फिर विल एक्ट एज RAASB, यानी कि RA से है रिसर्च एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी फॉर रिसर्च एनालिस्ट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी का काम करेंगे, जिसका नाम है IAASB। तो RAASB से है RA रिसर्च एनालिस्ट, और IAASB किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए है। तो आसान है, आपको याद रहेगा। सो RAASBs और IAASBs यानी कि रिसर्च एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडीज, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडीज अब मॉनिटर करेंगे फाइनेंशियल और रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जिसमें क्या क्या होगा? कस्टमर कंप्लेंट्स वगैरह हो सकती है, या इनकी एनुअल रिपोर्ट को रिव्यू करना भी हो सकता है। अब ये सब करने के बाद सेबी ने क्या किया है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो बेसिक कोर फंक्शंस है, वो अपने पास रखे हैं। कौन सा? रजिस्ट्रेशन करना, किसका? रिसर्च एनालिस्ट का और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उनको अभी भी दोबारा सेबी के पास ही करना पड़ेगा, और जो भी एनफोर्समेंट होगी, डायरेक्शंस की, गाइडलाइंस की, प्रोविजंस की, रूल्स की, टर्म्स कंडीशन, वो सब सेबी एनफोर्स करेगा, वो उसके पास है। तो रजिस्ट्रेशन का काम और एनफोर्समेंट का काम अभी भी सेबी करेगा, लेकिन जो बाकी के काम होंगे, जैसे एप्लीकेशन को रिव्यू करना, मतलब उसको ऑब्जर्व करना और सुपरवाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो कौन करेगा? ये करेंगे दोनों, RAASBs और IAASBs, ये याद रखना। अब अगर आपको मान लो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, अगर उसको लाइसेंस लेना है या ऑपरेट करना है एज रिसर्च एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, तो उस स्टॉक एक्सचेंज को उसकी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 15 साल का आपका फंक्शन होना चाहिए, यानी कि 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये भी याद रखना, 15 साल का एक्सपीरियंस और 200 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए। और कब से लागू होगा ये प्रोविजन? तो 25 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक तरह से वेजिटेबल मार्केट होता है, जैसे सब्जी मंडी होता है, और उस सब्जी मंडी में जो सब्जी वाले खड़े होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसा काम करता है। वो एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि बायर्स, ब्रोकर्स और सेलर्स को एक साथ लेके आता है। उस कंपनी के स्टॉक को सेल करना, परचेज करना उनका काम करता है। स्टॉक इंडेक्स में जो भी फ्लक्चुएशन होती है प्राइस की, शेयर्स का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मुनाफा या उसमें कटौती हो रही है, वो सब वहां पर रिवील होता है, डिस्प्ले होता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक इंडेक्स। ठीक है, तो ये सब न्यूज मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और हर एक न्यूज को आपको मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाने की। अब अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना फ्यूचर ऑफिसर्स। और अगला सेशन हम करेंगे इंटरनेशनल न्यूज का, मई 1st एंड 2nd वीक का। और एक अगेन अनाउंसमेंट दोबारा से आपको मैं बता देता हूं, आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाने, नोट्स PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में सेंड कर दी जाती है। यहां पर ज्वाइन करके आप इन सभी लेक्चर्स की या तो लेक्चर वाइज या फिर वीकली वाइज या मंथली वाइज नोट्स PDF डाउनलोड करके, जो कि 55-60 पेज की रहती है मैक्सिमम, उसमें हर एक न्यूज रहती है। उससे बाहर न्यूज अगर आएगी तो शायद ही कोई कर पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप मेरी बातों को, मेरी गाइडलाइंस को
और नोट्स पीडीएफ को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आरआरबी पी हो, एसबीआई पी हो, आईबीपीएस पी हो, और कोई भी क्लरिकल मेंस क्यों ना हो, आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन कंडीशन है, ध्यान से सुन लो, 8 से 10 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तब मुझे आके मत बोलना, क्योंकि फिर आप दो गलतियां करोगे एग्जाम में। अगर आप 2 3 4 बार रिवीजन करके जाओगे तो या तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर वहां जाके आप डेटा को भूल जाओगे, डेटा फॉरगेट कर दोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और मैंने डिटेल्ड में स्ट्रेटेजी बता रखी है यूट्यूब पे कि करंट अफेयर्स कैसे याद करनी है, तो जाके वीडियो देख लेना, या फिर हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स बाय राइट अप्रोच, ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड उम्मीद करते हैं आपने सेशन एंजॉय किया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी सेशन शेयर करना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर करना, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक सेशन अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और कमेंट भी करना, कोई डाउट होता है तो मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यूट्यूब में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। इसको एंड करते हैं अभी। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से मेहनत करो, एंड सी यू सून।